Assalamu alaikum. I am Rukhsar Maqsood and I am new on YouTube channel. I warmly welcome you all on YouTube channel. कोविड-19 की वजह से इंटरव्यू सेशन फेस टू फेस तो नहीं हो सकते, इस वजह से इंटरव्यू सेशन जूम मीटिंग के थ्रू करूँगी मैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग बिजनेस। एक स्टूडेंट अगर एडवर्टाइजिंग अभी पढ़ रहा है तो आगे फ्यूचर में उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आने वाले वक्तों में एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस जगह पर खड़ी होगी, हम इस पर बात करेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ टेक क्रॉस, ब्रांड बीट एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन, broad member of Pehchan Publication, Vice Chairman of Hashmi Private Office, and Managing Partner of International Investment Real Estate, Sir Shafat Rasool Hashmi. Welcome, Sir Shafat Hashmi. I am Rukhsar Maqsood, and welcome to my YouTube channel. Today, the topic of our discussion is future of advertising business. Great. Thank you, Rukhsar. Thank you for inviting me over as well. Such an honor to support an upcoming star and a student of ComSats. Super delighted to be on your show. पहला सवाल ये है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन कोरोना वायरस की वजह से क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कोई मसले दरपेश हैं लॉकडाउन और मुमकिन कर्फ्यू की वजह से? Absolutely. जैसे बाकी इंडस्ट्रीज हैं वैसे एडवर्टाइजिंग जो है वो इट हैज आल्सो गॉन डाउन बिकॉज एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस है वो एक स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं है। वो डिपेंड करता है और वो कनेक्टेड होता है दुनिया के बाकी बिजनेस सेक्टर्स के साथ। ओके, सो फॉर एग्जांपल एफएमसीजी के साथ, फैशन के साथ, रिटेल के साथ, हेल्थ केयर के साथ, फार्मा के साथ और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के साथ। सो देयर आर सो मेनी सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस के साथ। अब जिस तरह बाकी सेक्टर्स जो हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, इसी तरह ऑटोमेटिकली उसका जो इम्पैक्ट है वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर पे भी आ रहा है। लेकिन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है उसको थोड़ी सी आसानी इसलिए बिकॉज वो सर्विसेज इंडस्ट्री में शुमार होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें डेफिनेटली प्रोडक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। मसलन टीवी प्रोडक्शंस में जिसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके पास भी हमारी ऑप्शन है कि हम उसको इन्फोग्राफिक स्टाइल में ले आएं या 3D के अंदर ले आएं या उसका रेंडर करके एड्स बना लें। लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए वर्क फ्रॉम होम पे कन्वर्ट करना निस्बतन आसान है कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या कंपेयर टू अ फैक्ट्री जहां पे पीपल हैव टू वर्क ऑन द मशीन। फिर क्या इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसी नतीजा के साबित होगी? देखिए, एडवर्टाइजिंग बिजनेस बिल्कुल ऐसे है जैसे पानी या खाने का बिजनेस है। दुनिया में जहां पे बिजनेस है, ओके, सो देयरफॉर जब तक दुनिया में कारोबार है तब तक एडवर्टाइजिंग का बिजनेस भी है। और एडवर्टाइजिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके डिपेंड्स फ्रॉम एन एजेंसी टू एजेंसी कि वो अपनी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज किस तरह की रखते हैं और किस तरह की वैल्यू ड्रिवन एडवर्टाइजिंग और बजट्स अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं। It totally depends, but agency business obviously is going to stay and will always be profitable. फिर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो स्पेंडिंग्स है एड की वो ज्यादातर टीवी पे होती है या सोशल मीडिया पर होती है? डिपेंड करता है। ओवर द टाइम टीवी जो है उससे स्पेंडिंग जो है और चेंज होकर और सोशल मीडिया की तरफ आ गई है। जिस तरह से प्रिंट के अंदर अब जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। अब क्योंकि पैंडेमिक है तो उसकी वजह से लोग बाहर भी कम निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है उसको इरेलेवेंट हो गई है, ठीक है, या उसकी रेलेवेंस लेस से कम हो गई है। तो ओवर द टाइम आई थिंक सोशल मीडिया पे स्पेंडिंग और मजीद बढ़ती जाएगी और बाकी मीडिया से वो कम होती जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो एड्स हैं उसमें फीमेल को प्रमोट किया जाता है, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाता है, क्यों नहीं पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया जाता, मेल्स एंड चिल्ड्रन को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? अगर अभी हम रिसेंटली एड देखें नेक्स्ट कोला की तो उसमें सबा कमर है, वो भी वेस्टर्न कल्चर में ही है। देखिए, ये बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान जो है वो भी एक कल्चरल शिफ्ट से गुजर रहा है और कल्चर जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 30 साल पहले ज़मीन पर बैठ के खाना जो था वो नॉर्मल समझा जाता था, या 50 साल पहले लोग घर पे ज़मीन पे बैठ के दस्तरखान पे खाना खाते थे। आज अगर आपके घर पे मेहमान है तो आप उनको ज़मीन पे नहीं बिठाएंगे बल्कि कुर्सी और मेज़ पे बिठा के डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाएंगे। सो
अब जमीन पे बिठाना एबनॉर्मल हो गया और डाइनिंग पे खाना नॉर्मल हो गया, राइट। इसी तरह से एक टाइम पे पाकिस्तान में जो खवातीन थी वो अगर जीन्स टी शर्ट या वेस्टर्न वेयर पहनती थी तो उसको एक ऐब या एक अजीब सी नज़र से देखा जाता था। ओवर द टाइम अब आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और आपको आइडिया है इस बात का कि अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। सो देयरफॉर जिस तरह से कंज्यूमर कल्चर और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती जाती हैं, उसी तरह से जो ब्रांड्स होते हैं वो उसी कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए उस हिसाब का कल्चर शेयर करते हैं। तो अगर आप किसी यूरिया कंपनी का ऐड बनाती हैं तो उसमें आप किसान को ही दिखाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपकी टारगेट मार्केट किसान है या लोकल कल्चर है। अगर आप मेहंदी का ऐड बनाएंगी तो आप किस लोकल कल्चर को, लोकल शादियों को दिखाएंगी या हमारे त्यौहार को दिखाएंगी, क्रिसमस को नहीं दिखाएंगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट कोला का जो ऐड है इट इज टारगेटेड टू अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ यूथ, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा ऐड अपना क्रिएट किया, नंबर वन। नंबर टू, अब आप आगे वुमेन की तरफ, तो वुमेन जो है वो इस वुमेन को जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, that is in the form of beauty, in the form of so many lovely and beautiful and honorable relationships, and therefore for example अगर बच्चों का, बेबीज का एड्स होंगे बेबी प्रोडक्ट्स का तो उसमें वुमेन आएगी। अगर डिटर्जेंट्स के ऐड होंगे तो क्योंकि वो वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेन आएगी। अगर मिसालों के और रेसिपीज के एड्स होंगे तो उसमें भी जनरली वुमेन आएगी, बिकॉज दैट्स योर टारगेट मार्केट। इसी तरह चाय का ऐड भी होगा तो उसमें भी आप एक फैमिली कल्चर या एक लड़की को दिखा सकते हैं। अब ब्रांड की पर्सनालिटीज होती हैं, जब आप एक ब्रांड बनाते हैं तो आप उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं। अब कोक का नहीं, जो नेक्स्ट कोला का एक ब्रांड है, तो नेक्स्ट का जो ब्रांड पर्सनालिटी है वो एक वुमेन की है, और इसीलिए वो एक एम्पावर्ड वुमेन को शो कर रहे हैं, एक मॉडर्न वुमेन को एज ए ब्रांड कैरेक्टर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ ब्रांड्स जो हैं जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो उनका जो ब्रांड कैरेक्टर है वो वुमेन नहीं है बल्कि वो एक ओल्ड अंकल है, ठीक है। या KFC हैं तो उनके भी KFC के कर्नल साहब जो हैं वो उनके ब्रांड इमेज है। सो इट्स मैनली, सो इट डिपेंड्स कि आपका ब्रांड क्या है। अच्छा, एट द सेम टाइम समटाइम्स अगर आपने मेन ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करना है तो यू ऑल्सो शो वुमेन, बिकॉज मेन टेंड टू सी द ऑपोजिट जेंडर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बोथ वेज। और इसी वजह से क्योंकि वुमेन को टारगेट करने की तो आपको वुमेन दिखानी है, तो मेन को भी अट्रैक्ट करने के लिए कि जब आपको वुमेन दिखानी है तो इसलिए आपको वुमेन थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। बट एट द सेम टाइम आपको मल्टी कल्चरल, मल्टी जेंडर सब किस्म के लोग नजर आते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। अब जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट लाइक अस इन एडवर्टाइजमेंट इन फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर जो है, दुनिया में जो भी कारोबार एग्जिस्ट करता है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज उसमें प्रॉफिट है। जब उसमें से प्रॉफिट खत्म हो जाएगा और वो कंप्लीटली रेलिवेंट हो जाएगा तो कोई भी वो कारोबार नहीं करेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अगर आज भी आपको किसी जगह पे अपने कॉलेज के बाहर या कहीं यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं पे कोई रेडी लगी नजर आती है जिसपे वो कुछ चने बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं या कुल्फी बेच रहे हैं, ओके, तो वो इसलिए बेच रहे हैं और वो हर रोज रेडी इसलिए लगाता है बिकॉज उसको उसमें प्रॉफिट मिलता है। जिस दिन वो प्रॉफिट मिलना खत्म हो जाएगा उस दिन रेडी खत्म हो जाएगी, ओके। सो द क्वेश्चन इज दिस कि आप उस इंडस्ट्रीज की कितनी एक्सपर्ट हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग की एक्सपर्ट हैं और जो स्टूडेंट्स जो एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं उनको 5-6 की स्किल्स चाहिए। नंबर वन, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके। उनकी कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन, उनकी मार्केट ऑब्जर्वेशन, उनकी मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर पे नज़र, और उनका नॉलेज और एक्सपोजर बहुत वसी होना चाहिए। उनकी रीडिंग और उनका कंटेंट और एड्स के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज नंबर वन, विच मीन्स ऑब्जर्वेशन। नंबर टू, दे शुड बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड वेरी स्मार्ट, दे शुड बी इनोवेटिव। तो आपने 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड के अंदर अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना है। सो आपको उसको बहुत स्मार्ट तरीके से करना है बिकॉज यू नीड टू डिजाइन प्रमोशंस एंड क्रिएटिव व्हिच इज वेरी इफेक्टिव। तीसरी चीज, आपके पास बेहतरीन क्रिएटिव और कंटेंट राइटिंग के स्किल्स होने चाहिए, ओके।
सो क्रिएटिविटी क्या होती है कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छी टैगलाइन या अच्छे कंटेंट को मैच करना। कई दफा टैगलाइन अच्छी होती है लेकिन उसकी विजुअल जो होता है उसकी एग्जीक्यूशन बुरी होती है या उसकी मोशन ग्राफिक की बुरी होती है। मसलन किताब बहुत अच्छी लिखी हुई है लेकिन जब उसमें मूवी बनी तो बहुत बुरी बन गई, ठीक है। या अगर ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे तो डायलॉग डिलीवरी और जो डायलॉग जो स्क्रिप्ट है वो वीक है। सो मैं आपको मूवी से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि पीपल कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो आपको जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी क्रिएटिव और कम्युनिकेशन स्किल्स है। और चौथी जो आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है डिसिप्लिन। एक मार्केटर के अंदर डिसिप्लिन होना और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को मूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज आपके हाथ में लोगों के बजट्स होते हैं, लोगों की फाइनेंसेस होते हैं, उनकी सेल्स आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और आपके कहने के ऊपर सर्टेन मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अगर वो कैंपेन फेल हो जाती है तो उनका पूरा बिजनेस फेल हो सकता है और बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां खो सकते हैं। So therefore, fourth thing is you have to be very disciplined and very organized. And the last thing, which is number 5, for you to be successful in advertising, you need to be a continuous learner. Okay, your learning should never stop. So आज से 15 साल पुराने एडवर्टाइजर्स जो थे, जो कि मेन स्ट्रीम टिपिकल मीडिया में काम करते थे, उनको आज भी कॉलम्स की हाइट और विड्थ याद है, प्रिंट की अखबारों की। उनको आज भी पता है कि बिल बोर्ड्स कितने साइजेस के होते हैं, स्ट्रीमर्स किस साइज के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग को वो नहीं समझ सके, उनको SMO, SMM और SEOs और इन चीज़ों का या MEP पे वेबसाइट बनाने का नहीं पता लगा, या उनको UI UX का नहीं पता, ठीक है, या उनको फेसबुक पोस्ट को ऑर्गेनाइज करने का और उस एड्स को बनाने का तरीका नहीं पता, शॉर्ट वीडियोस बनाने का तरीका नहीं पता, और उनको उसके कंटेंट की चीज़ों की समझ नहीं आती और वो उसका मीडिया प्लान नहीं कर सकते इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, so definitely they have failed. So advertising is always evolving, and this is the fifth most important skill, and based on that, if you know these things, your future is bright. अब जो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने अभी बात की कॉस्ट की, एक 30 सेकंड ऐड के ऊपर कितने यानी कि कॉस्ट लग जाता है अगर एक कंपनी किसी कंपनी को ऐड बनाने के लिए देती है तो? ये तो डिपेंड करते हैं, आप 30 सेकंड के ऐड के ऊपर $10 मिलियन भी लगा सकते हैं, और आप एक ही 30 सेकंड ऐड के ऊपर 20,000 रुपए भी लगा सकते हैं। इन एड्स के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, इट डिपेंड्स। अब अगर मैंने अपने ऐड के अंदर रोनाल्डो को लेना है या फेडरर को लेना है या टाइगर वुड्स को लेना है एज ए सेलिब्रिटी, ठीक है, तो $1 मिलियन तो शायद मुझे उनकी रॉयल्टी पे करनी पड़ जाए, ठीक है, उनके ब्रांड को, उनकी सेलिब्रिटी को रिक्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आपने काटेर के एड्स देखे हों फॉर एग्जांपल, तो उनका जो 10 सेकंड का एड है उसके अंदर जो इंटीरियर यूज हुए हैं, जो सेटिंग्स यूज हुई है, जो प्रॉप्स यूज हुए हैं, जो इक्विपमेंट यूज हुआ है, और उसके बाद उसकी CGI के साथ जो मिक्सिंग हुई है, जो उन्होंने एक लेपर्ड दिखाया है या लायन दिखाया, और उसमें जो स्किल्स वाले लोग इस्तेमाल हुए हैं, और उसमें जिस तरह से प्रोडक्ट के 3D रेंडरिंग्स बनी है, ठीक है, और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कितने शूट हुए हैं, तो वो सारा कुछ अगर आप मिला लें तो द वैल्यू ऑफ दैट गोज रियली बिग, ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम बिकॉज मार्केट कंपेरेटिव हो रही है, तो पीपल आर ट्राइंग कि वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसकी प्राइस को मिनिमम करते जाएं, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग द एड इज नाउ फास्ट, ठीक है। तो अब वो उस तरह का काम नहीं है कि आपने कैंपेन लॉन्च की और अगले 6 महीने 1 साल वही कैंपेन रखी। जैसे पुराने ज़माने में मॉर्वन गोल्ड का एक ऐड बना, दैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव ऐड, और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक म्यूजिक दिया, जिंगल दी, बहुत सारे प्यारे शूट्स दिए, एंड इट वाज आल्सो वेरी लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और टोबैको आपको पता है हमेशा से उसने बड़े पैसे बनाए हैं उस इंडस्ट्री ने। तो वो ऐड जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो ऐड कई साल चलता रहा, ठीक है। अब आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव ऐड बना लिया और उसको अगले 2 साल चलाई रखा, बिकॉज पीपल गेट बोर्ड, पीपल नीड न्यू ऑफर्स, पीपल नीड अ न्यू लुक, क्योंकि प्रेफरेंसेस, साइकोग्राफिक्स कंज्यूमर के ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, तो इसीलिए जो ब्रांड की कम्युनिकेशन है वो भी उनको मद्देनजर रखते हुए तेज़ी से चेंज हो रही है। थैंक यू सर। अब यानी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हम जैसे बच्चे जब डिग्री करने के बाद आते हैं तो सर उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात उनके आगे आती हैं, क्या उन स्टूडेंट को कुछ किन बातों का नहीं पता होता? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है कि आपने डिग्री क्या की है।
अगर आप मास कॉम कर रहे हैं तो आपको उसमें रेडियो भी सिखाया जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। और आपके जो अपने टीचर हैं सुहेल रियाज राजा साहब, हु इज योर HOD ऑल्सो, यू नो ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और उनकी माशाल्लाह जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पे, दैट्स वेरी गुड। और मोर ओवर वो अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से गाइड करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखा है उन्होंने, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। हाउएवर, क्योंकि इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है और उस तरह से स्किल्स की डिमांड भी चेंज हो रही है, डिग्री अलोन नेवर हेल्प्स यू। डिग्री जो है वो सिर्फ आपको एक जागन, एक ओवरऑल जो पिक्चर होती है उस सेक्टर की या उस सब्जेक्ट की, वो बताती है, और ये थ्योरी बेस्ड होता है। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको इंटर्नशिप्स के थ्रू छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, सेमेस्टर के प्रोजेक्ट्स देके थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल टच देती हैं, ऑल राइट। लेकिन व्हाट यू नीड टू डू इज टू हैव स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे ना डिग्री के ऊपर, ठीक है, तो आप जॉब के ऊपर हमेशा मार खाएंगे, ऑल राइट। सो आज का जो आने वाला दौर है, क्योंकि अब देखें प्री पैंडेमिक सिचुएशन फर्क थी, अब ड्यूरिंग पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। दुनिया में एक रीसेट का बटन दब गया है, ठीक है। तो उस रीसेट के अंदर आप जरूरी है कि डिग्री के अलावा आपके पास 4-5 खास स्किल्स होने चाहिए। मसलन आपको ग्राफिक डिजाइनिंग खुद आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिट करना खुद आना चाहिए, ठीक है। आपको 3D मैक्स पे या अच्छे सॉफ्टवेयर पे या एडोबे के स्वीट के ऊपर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिजाइन, ये आपको खुद आनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। आपको लेआउट्स की समझ होनी चाहिए, आपको फॉन्ट्स का पता होना चाहिए, आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक सारी पता होनी चाहिए। जब आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आपको पता है ऑनलाइन का दौर है, उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हैशटैग्स और सोशल मीडिया मैनेजमेंट और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें। तो अगर आप उनके इंटरफेस से नावाकिफ हैं और आपको नहीं पता कि इंटरफेस कैसे चेंज हो रहा है, या फेसबुक का एड मैनेजर क्या है, या इंस्टा का क्या है, या यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है उसको आपने प्रमोट कैसे करना है, तो अगर आपको ये स्किल्स खुद से नहीं आते, राइट, तो दिस मीन्स कि आपकी डिग्री एक तरफ, लेकिन उस डिग्री का कोई फायदा नहीं कि आप उसको अप्लाई। देखो डिग्री जो है ना वो आपको आपकी माइंड सेट को चेंज करती है, आपके माइंड को उस जागन में, उस बड़े सब्जेक्ट में आपको सोचना सिखाती है, ऑल राइट। लेकिन जब आपको वो बिगर पिक्चर पता लग जाती है तो उसके बाद आपको टैक्टिकल इंट्रिकेट डिटेल्स जो है उस सब्जेक्ट की, उसका स्किल आना चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने का, ओके। सो जब तक आप लोगों को एग्जीक्यूशन नहीं आती तब तक आप इसको वो नहीं कर सकते। आने वाले दौर में फुल टाइम जॉब शायद बहुत कम हो, ओके। मेजॉरिटी जॉब्स आपको पार्ट टाइम मिलेंगी या आवरली बेसिस पे मिलेंगी या फ्रीलांस मिलेंगी, ओके। और फ्रीलांस जॉब्स के लिए पीपल नीड डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के आपका सॉरी, तो प्रोजेक्ट बेस्ड उनको वर्क चाहिए होगा कि वो आपको कहेंगे जी ये टास्क है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो उसके लिए यू नीड स्किल्स। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एड्स बनाते हैं उसमें हकीकत कितनी होती है, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों दिखाई जाते हैं? देखिए, अगर अगर आपका कोई रिश्ता लेने आए तो क्या आप अपनी सारी बुराइयां उसको पहले बताएंगे अपनी अच्छाइयों के साथ? ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। जब कोई किसी के घर आता है तो आप अपने घर का, अपने माहौल का, अपनी सारी चीज़ों को रीसेट करते हैं। आपकी कोशिश होती है मैंने कपड़े भी अच्छे पहने हो, जो मैं अपनी सबसे अच्छी हालत में उसमें सामने हूँ, कोई भी मेहमान है। आप अपने घर को साफ सुथरा भी रखते हैं और जो आपके घर का सबसे बेस्ट इमेज होता है वो आगे प्रेजेंट करते हैं, राइट। अनलेस कि कोई आपके घर बार बार आना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके घर के माहौल को समझ जाता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अच्छा यार ये लोग कैजुअली रेगुलर डेज में इस तरह से रहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल यही स्टोरी है कि जब एक क्लाइंट होता है और उसके सामने अपना ब्रांड शोकेस करते हैं तो आप अपने ब्रांड का आपको सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन इमेज दिखाते हैं। फिर जब वो कंज्यूमर उस ब्रांड को इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है और उसके साथ ज़रा रेगुलर हो जाते हैं तो फिर उसको खुद ही से उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसकी कैजुअल हालत का पता लग जाता है, ओके। सो देयरफॉर क्योंकि आपका मकसद ब्रांड को बेचना होता है तो अक्सर क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है ऐड देने के लिए या कंज्यूमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए,
उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उसमें डिजायर पैदा करने के लिए और फिर उसके एक्शन के लिए। इसको आइडा का रूल कहते हैं, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट और डिजायर और एक्शन। ओके, तो इस रूल के ऊपर अगर आप एडवर्टाइजमेंट को अपनी प्लेस करते हैं तो what happens is कि you get all of this, you get the consumer acquisition आपकी हो जाती है, customer acquisition हो जाती है। तो वो जब हो जाती है तो उसके बाद फिर आपका CRM का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसको ब्रांड लॉयल्टी की तरफ लेना चाहते हैं, फिर आप उसके शेयर ऑफ वॉलेट की तरफ आ जाते हैं कि वो अगर आपका एक प्रोडक्ट खरीद ले तो आप उसके वॉलेट में से आप और भी पैसे निकाल के उसको 10 प्रोडक्ट्स और भी बेचते हैं। तो अपसेल और क्रॉस सेलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बंडल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो ये देयर आर सो मेनी वेज बिकॉज यू हैव टू रिटेन अ कस्टमर, ऑलराइट। और उस वजह से आपकी कोशिश होती है कि आप हर दफा उससे अच्छे से ही कम्युनिकेट करें, अच्छे से ही बात करें, अपनी सर्विसेज को बेहतरीन करके रखें। हाँ, अब जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में भी उसकी लिमिटेशंस को जरूर शेयर किया जाता है। ओके, मसलन फार्मा की प्रोडक्ट्स आ गई तो फार्मास्यूटिकल्स में लिखा जाता है कि ये लोग इसको यूज नहीं कर सकते, या ये इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, या ये इसकी इंडिकेशंस हैं और ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो हमेशा लीफलेट पे लिखा होता है। इसी तरह जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम, अब जैसे दुबई के अंदर पिछले साल शायद 2 साल पहले उन्होंने लॉ पास किया कि जो आपका मेन्यू है रेस्टोरेंट का, उसके ऊपर कैलोरीज लिखी होनी चाहिए। ओके, राइट, सो आप वो इम्पोर्टेंट हो गया हर किसी के लिए कि यू हैव टू मेंशन कि वेदर इट इज हेल्दी फॉर यू, इट इज नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, फिर इसी तरह से कुछ रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने उसमें लिखना शुरू कर दिया कि अगर आपको कोई एलर्जेंस हैं, इसमें नट्स हैं तो आप वो ना खाएं, इसमें ग्लूटेन है तो उसको ना खाएं। सो पीपल डू शेयर कि उसके बेनिफिट्स या साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको एक्सपोज कम करते हैं और जो आपकी अच्छाई होती है उसको ज्यादा एक्सपोज करते हैं, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव इज सेल्स। थैंक यू सो मच सर। जो स्टूडेंट उन्होंने भी अपना आंसर हासिल कर लिया होगा, इसके थ्रू आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है और इंशाल्लाह ये आगे आने वाले वक्तों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू रुखसार। आप लोगों ने इंटरव्यू सेशन देख लिया, इसके अलावा आपके अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं यहाँ सर शफात को मेंशन कर दूँगी कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें और आप अपने आइडियाज़ भी शेयर करें। मुझे दें इजाज़त, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।